हेलो दर्शकों, वेलकम टू माय चैनल ऑटिज्म अनलॉक्ड हिंदी में भी। आप में से बहुत सारे दर्शकों ने मुझसे पूछा है कि घर में स्पीच थेरेपी को कैसे कराया जाए। मैं आप लोगों को हमेशा ही सलाह देती हूँ कि आप अपने बच्चे पे घर पे ज़रूर काम करें। सिर्फ स्पीच थेरेपिस्ट या ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के भरोसे आप ना रहें, ज़्यादा से ज़्यादा घर पे काम करें ताकि बच्चे में जल्दी से जल्दी सफलता मिले या ज़्यादा से ज़्यादा सफलता मिले। ऐसे में बहुत सारे दर्शकों का ये सवाल था कि आखिर घर में हम स्पीच थेरेपी कैसे कर सकते हैं या ऑक्यूपेशनल थेरेपी के लिए हम घर में माहौल कैसे बनाएं। तो आज मैं आपको बतलाने जा रही हूँ कि आप अपने घर में कैसे स्पीच थेरेपी और ऑक्यूपेशनल थेरेपी के लिए माहौल बना सकते हैं और अपने बच्चे पे लगातार काम कर सकते हैं। इसके लिए जो सबसे पहली चीज़ आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि आपको बच्चे के लिए एक कमरा फिक्स करना होगा, जो कमरा बच्चे की हर तरह की थेरेपी के लिए काम आएगा। ज़रूरी नहीं है कि ये कमरा कोई अलग से आपके पास हो, आप अपने बेडरूम का एक हिस्सा भी उसको बना सकते हैं, लेकिन आपको ये फिक्स करना होगा कि इस कमरे में ही हम बच्चे की थेरेपीज करने जा रहे हैं, ताकि जब भी बच्चा वहाँ जाए तो इस चीज़ को रिलेट कर पाए कि ठीक है, यहाँ हम कुछ सीखने आ रहे हैं। जैसे मैं अपनी बात करूँ तो हमारा जो मास्टर बेडरूम था वो काफ़ी बड़ा था, तो हमने बेडरूम का एक हिस्सा थेरेपी के लिए रखा हुआ था। यहाँ ये भी ध्यान देने वाली बात है कि आप जिस कमरे को थेरेपी के लिए रखते हैं उस कमरे में ज़्यादा सामान ना हो। बहुत ही कम, बहुत ही लिमिटेड सामान होने चाहिए। अगर वो बेडरूम है तो वहाँ बेड है, कबर्ड्स हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें आप नहीं रखेंगे। कोशिश करें उस कमरे में टीवी और या फिर बहुत सारे सामान जो सजाने के लिए भी लोग रख देते हैं वो सब नहीं रखें। कमरे में जितना कम सामान होगा बच्चे का डिस्ट्रैक्शन उतना कम होगा, आपकी बातों पे वो ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देगा। तो इसीलिए जो थेरेपी का कमरा आप अपने घर में निर्धारित करें, वहाँ बस काम की चीज़ें होनी चाहिए और छोटी मोटी जो ध्यान भटकाने वाली चीज़ें होती हैं उन चीज़ों को आप वहाँ नहीं रखेंगे। दूसरी जो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि जो कमरा आपने थेरेपी के लिए निर्धारित किया है उस कमरे में एक कबर्ड, चाहे वो छोटा सा ही हो, वो कबर्ड सेंसरी की चीज़ें या फिर स्पीच से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं रखने के लिए हो। वो कबर्ड सिर्फ उसी के लिए हो, चाहे वो छोटा सा ही एक कबर्ड हो, लेकिन आप उसमें सामान रखेंगे ताकि जब भी आपको कोई चीज़ खोजने की ज़रूरत पड़े तो आप उससे निकाल के बच्चे पे उससे काम कर सके। इसके लिए आप छोटे छोटे बॉक्सेस का भी सहारा ले सकते हैं, जिसमें कि आप सेंसरी से रिलेटेड अलग अलग चीज़ें रखें, लेकिन कोशिश करें कि उसको एक बंद डब्बे में रखें ताकि चीज़ें खोए भी नहीं और जब भी आपको ज़रूरत हो तो आप डब्बे खोल करके वो चीज़ें निकाल लें। जैसे मेरे बेटे को अगर लेगो बनाना पसंद है तो उसका एक अलग बॉक्स हमने रखा है। इसे जब बनाना होता है तो ये निकाल के हम उसे दे देते हैं। तो इसी तरह से अगर सेंसरी टॉयज़ हैं तो उसके लिए भी अलग अलग डब्बे आप रखेंगे, जिसको कि आपको खोजने में ज़्यादा परेशानी ना हो। उसकी वजह ये है कि अगर आपके बच्चे में अटेंशन की प्रॉब्लम है तो जितनी देर में आप सामान खोजेंगे वो बच्चा वहाँ से भाग जाएगा, वो एक जगह पे टिक के नहीं रहता है। तो आप कोशिश ये करें कि जो चीज़ें हैं वो बहुत ही समेटी हुई जगहों पे हो, आपको तुरंत मिल जाए। चूँकि कमरे में सामान कम होगा तो आपको चीज़ों को खोजने में भी समय नहीं लगेगा और बच्चे का भी दिमाग ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा, यानी ध्यान नहीं भटकेगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। दूसरी जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने देखी अपने बेटे के लिए वो थी स्विंग। स्विंग ऐसी चीज़ है जो हर बच्चे को पसंद आती है और हमारे आसपास के पार्क वगैरह में हमें स्विंग मिल जाते हैं, लेकिन हमारे पास जब समय बचता है तभी हम पार्क जाते हैं। अगर हमने रूटीन में भी पार्क का टाइम रखा है तो दिन में एक बार ही हम पार्क जा पाते हैं। इसीलिए कोशिश करें कि अगर घर में आप लगवा सकते हैं तो आप स्विंग लगाएं, एक छोटा सा स्विंग। जैसे हमने अपने बेडरूम में ही जो एक फ़ैन था वो हटवा दिया था और फ़ैन की जगह पे स्विंग लगाया था। कमरा बड़ा था, घर में 2 फ़ैन थे तो हमने एक फ़ैन हटा के उस जगह पे स्विंग लगाया था, ताकि बच्चा जब काम करते करते बोर हो जाता था तो थोड़ी देर हम उसे स्विंग करने भी देते थे और स्विंग करते वक्त भी हम बहुत कुछ सिखलाने की उससे कोशिश करते थे। अब आप पूछेंगे कि स्विंग किस तरह का हमें लेना चाहिए, तो स्विंग आप बिल्कुल साधारण सा कोई भी स्विंग, क्योंकि बच्चे को जो एक मूवमेंट चाहिए वो उसके लिए हमें स्विंग चाहिए। ऐसा कोई बहुत बड़ा सा स्विंग नहीं चाहिए। इनफैक्ट मैं अगर आपको बात बताऊं तो मैंने एक चादर के टुकड़े से वो स्विंग बनाई थी। चादर के टुकड़े को स्विंग बना करके उसके दोनों तरफ रस्सियां बांध करके उसे लटका दिया था।
इसमें फ़ायदा ये होता है कि बच्चे जब छोटे होते हैं तो उस तरह के स्विंग का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चा जब स्विंग में बैठता था तो उसे सब तरफ से चादर का एक प्रेशर फ़ील होता था। वो उसके लिए डीप प्रेशर का काम करता था, वो एक तरह से उसके सेंसरी नीड को भी पूरा करता था और साथ में उसके मूवमेंट की जो नीड है, उसको भी वो पूरा करता था। तो इसीलिए अगर जो पुराने ज़माने में आप देखते होंगे कि लोग बगीचों में, खेतों में जो स्विंग बच्चों के लिए लगा के रखते थे, वो बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। बच्चा आपका छोटा है, तो आप वो भी स्विंग बना करके लटका सकते हैं। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, तो उस स्विंग में जाने में उन्हें दिक्कत होती है, तो आप स्विंग चेंज कर सकते हैं। लेकिन छोटे बच्चे 3 से 4 साल तक के जो बच्चे हैं, आप उनके लिए वैसे स्विंग बना सकते हैं और उसपे बच्चे को बैठा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अफ़ोर्ड कर सकते हो तो एक छोटा-सा ट्रैम्पोलिन घर पे रखना है, क्योंकि बच्चे को जब बीच में सेंसरी नीड होती है तो हम ट्रैम्पोलिन पे उसे जंप करवाते हैं और ट्रैम्पोलिन भी हमारे बच्चों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। लेकिन अगर आप ट्रैम्पोलिन नहीं ले सकते हैं, तो आप किसी भी मोटे गद्दे वाले बेड पे उसे जंप करने दे सकते हैं। बच्चा जब छोटा होता है, वज़न में वो हल्के होते हैं, तो अगर वो बेड पे जंप करते हैं, तो नुकसान की कोई बात नहीं होती है। इसीलिए आप मोटे गद्दे वाले बेड पे भी उसे जंप करने के लिए कह सकते हैं। इस तरह से आपने देखा कि एक कमरा बच्चे के थेरेपी के लिए ज़रूर होना चाहिए। कमरे में जितना कम सामान हो उतना अच्छा हो। इसके साथ-साथ बच्चे के लिए एक कबर्ड रखिए आप, जिसमें कि बच्चे के सेंसरी, स्पीच सबसे रिलेटेड सामान हो, ताकि जभी भी आप खोजें वो आराम से आपको मिल जाए। अगर आप स्विंग लगा सकते हैं तो ज़रूर लगवाइए, और ये अगर बेडशीट के टुकड़ों से बन जाए ये स्विंग तो और भी ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उससे बच्चे को डीप प्रेशर भी मिलता है और मूवमेंट भी साथ में मिलती जाती है। इसके बाद जो मैंने सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम माँओं को देखी है, वो ये है कि माएँ घर का सारा काम निपटाती हैं, उसके बाद बच्चे की स्पीच या सेंसरी पे काम करती हैं। घर के काम अगर आपको थका देंगे, तो आप अपने बच्चे की स्पीच और सेंसरी पे काम कर ही नहीं सकती हैं, क्योंकि आप इतने थके हुए हैं कि उस एनर्जी के साथ बच्चे के साथ काम नहीं कर सकते हैं। तो मेरी यही सलाह रहती है कि अगर आप अफ़ोर्ड कर सकते हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा हेल्पर घर में रखो। अगर आप कुक या रसोइये के हाथ का बना खाना नहीं खा सकते हैं या आपके परिवार वाले नहीं खा सकते हैं, तो आप हेल्प के लिए उन्हें रखो कि कम से कम वेजिटेबल्स की जो चॉपिंग, कटिंग है, ये सब वो कर दे, या फिर जो छोटे-छोटे जो हेल्प वाले काम हैं, वो सब वो करके जाए, ताकि आपको खाना बनाने में ज़्यादा समय ना लगे। मैं तो यही कहूँगी कि कम से कम एक समय के लिए आप घर में कुक ज़रूर लगा लें, ताकि एक तरफ आप उस तरफ से निश्चिंत हो तो बच्चे पे ध्यान दे सकें, और इससे आपको भी हेल्प मिलेगी कि आप में एनर्जी इतनी बची रहेगी कि आप अपने बच्चे पे काम कर सकें। वैसे भी जो थेरेपी के चार्जेज़ हैं, उस चार्जेज़ को अगर आप देखें तो उस हिसाब से कुक के जो चार्जेज़ हैं या रसोइये के जो चार्जेज़ हैं, वो बहुत ज़्यादा नहीं लगेंगे। तो कोशिश करें कि घर में एक टाइम के लिए कम से कम कुक को ज़रूर लगाएँ, ताकि आपको उन कामों में हेल्प हो जाए और वो जो आपकी एनर्जी बचे, वो आप अपने बच्चे पे काम करने में दे सकते हैं। ये समय बहुत क्रूशियल होता है, इसलिए इस समय अगर आपको घर में छोटे-मोटे बदलाव करने पड़े तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण समय आप अपने बच्चे के लिए देने जा रहे हैं। इसीलिए आपको इसका ध्यान रखना है। वैसे ये हर एक इंसान की पारिवारिक परिस्थिति पे डिपेंड करता है। अगर आपको लगता है कि आप इन सब के साथ अपने बच्चे पे काम कर सकते हैं, तो बहुत अच्छा है। वो आपकी पारिवारिक परिस्थिति पे डिपेंड करता है कि आप कैसे इन चीज़ों को मैनेज करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि बच्चे की सेंसरी पे काम करने के लिए बहुत सारे सेंसरी टॉयज़ सजेस्ट किए जाते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊँ कि मैंने बहुत सारे ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट और स्पेशल एजुकेटर्स को देखा है कि जो हमारे अगल-बगल छोटे-छोटे मेले लगते हैं, जैसे दिवाली का मेला हुआ या फिर दुर्गा पूजा, इन सब के जो मेले लगते हैं, वहाँ जो छोटे-छोटे लाइट, साउंड के जो खिलौने होते हैं ना, वो भी वो लेकर के आते हैं। तो कभी भी आप जब बच्चे के लिए सोचें कि आपको उसके लिए सेंसरी टॉयज़ खरीदने हैं, तो बिल्कुल बहुत महँगे वाले ब्रांडेड ही टॉयज़ खरीदें, ये ज़रूरी नहीं है। आप अपना ध्यान हमेशा हर चीज़ों पे लगाए रखें कि अगर कहीं गए हैं, आपको लगता है कि कुछ लाइट वाले टॉयज़ अलग से दिख रहे हैं और साउंड वाले टॉयज़ दिख रहे हैं, तो आप वो भी खरीद सकते हैं। बच्चे के टॉयज़ को ऐसा लाएँ जो बच्चे को अट्रैक्ट करे और बच्चा आपके साथ उसमें खेलने में इन्वॉल्व हो सके। तो बच्चे के लिए टॉयज़ का कलेक्शन भी जब आप करें, तो हमेशा ध्यान रखें कि बहुत महँगी चीज़ें नहीं, आप ऐसा रखें जो आपके बजट में आ सके और बच्चे को उसको सिखलाने में मदद हो।
इसके अलावा मैंने आपको बतलाया है कि जभी भी आप बच्चे पे काम करें तो हमेशा एक रूटीन बना कर के काम करें कि दिन भर में आपको कितनी बार ऑक्यूपेशनल थेरेपी करनी है और उसके बाद कितनी बार आपको स्पेशल एजुकेशन देना है बच्चे को और कितनी बार स्पीच पे काम करना है। चूँकि स्पीच एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, तो उसका कोई रूटीन आप स्पेसिफिक तो नहीं बना सकते हैं, लेकिन दिन का एक समय जो है वो स्पीच को ज़रूर आप देंगे और इसके अलावा एजुकेशन पे भी एक समय देंगे और ऑक्यूपेशनल थेरेपी 3 से 4 बार ज़रूर करवाएँगे। इसको आप कहीं नोट करके रख लेंगे ताकि आप जब बच्चे पे काम करें तो उसमें किसी भी तरह का कन्फ्यूज़न ना हो और पज़ल्ड फ़ील आप ना करें कि किस तरह से आपको उस पे काम करना है। इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है वो ये है कि इन सब के बीच में आपको ये नहीं भूलना है कि आपको अपने बच्चे के साथ बॉन्ड को बहुत ही अच्छा रखना है। इसीलिए हँसी खेल में हर चीज़ को सिखलाने की कोशिश करें और तब तक सिखलाएँ जब तक कि आपके पास पेशेंस है। आपको लगता है कि अब इसके बाद मैं सिखला नहीं सकूँगी या फिर अब मुझे गुस्सा आ रहा है या फिर अब मुझे रोना आ रहा है या फिर अब मैं नहीं सिखलाने की मुझ में एनर्जी रही है, आप वहीं काम रोकेंगे और किसी और काम में लग जाएँगे। इस चीज़ को आप अपने दिमाग में अच्छी तरह से बैठा दें कि अगर आपने एक दिन में 24 घंटे भी लगातार काम कर लिए, तो भी बच्चे में जो विकास है, वो उसी गति से आएगा जो आप रेगुलर कर सकते हैं। यानी कि अगर आपने 6 से 8 घंटे बच्चे पे दिए हैं, तो उसी गति से बच्चे में विकास आएगा। इसीलिए आप एक ही दिन में सब कुछ सिखला देना है या फिर अपना खाना-पीना और सब सुख-चैन छोड़ के अगर आप बच्चे पे काम करने लगेंगे, तो भी बच्चे में इतनी जल्दी प्रोग्रेस नहीं आएगी। इसीलिए इसको पार्ट ऑफ लाइफ बना के चलिए और उसके बाद बच्चे पे काम कीजिए। और आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि आप अपने अंदर में ये विश्वास बना के रखिए कि आप अपने बच्चे के लिए सबसे अच्छी थेरेपिस्ट साबित हो सकती हैं। कभी भी ये ना सोचिए कि आपसे अच्छा कोई और थेरेपिस्ट हो सकता है। थेरेपिस्ट आपको गाइड करने के लिए हैं, वो आपको गाइड करेंगे, लेकिन आप जो अपने बच्चे पे काम करेंगी उससे अच्छा काम कोई नहीं कर सकता है। इसीलिए बच्चे पे काम कीजिए और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ काम कीजिए। कुछ नई तकनीक जो आपको लगता है कि मैं ये अप्लाई करूँगी तो बच्चे पे काम आएगा, आप उसे भी अपनाएँ, उसमें कभी भी नहीं झिझकें। मैं अपनी बात करूँ तो जब मैंने पिक्चर कार्ड के द्वारा बच्चे को सिखलाना शुरू किया था, तो बहुत लोगों ने मेरी हँसी उड़ाई थी कि पिक्चर कार्ड से क्या सीखेगा? इससे क्या सिखा लीजिएगा आप? लेकिन मुझे ऐसा लगा था कि अथर्व का रिस्पॉन्स पिक्चर कार्ड्स में बहुत अच्छा आ रहा था, तो मैंने कहा ठीक है, इसी से सिखलाना है तो मैं इसी से सिखलाऊँगी। तो मैंने उस रास्ते को अपनाया और फिर मुझे सफलता भी मिली। हो सकता है आपका बच्चा किसी और वे में ज़्यादा अच्छा सीख रहा हो, तो आप उसको भी ज़रूर इस्तेमाल करें ताकि अगर कुछ नए तरीके भी निकल के आते हैं तो इसमें भी कोई हर्ज नहीं है। आप अपने बच्चे को सबसे अच्छी तरह से समझ सकती हैं, इसीलिए आपको अपना कॉन्फिडेंस हमेशा हाई रखना है और बच्चे पे जभी भी काम करना है तो ये सोच के करना है कि आप अपने बच्चे के लिए सबसे अच्छी थेरेपिस्ट साबित हो सकती हैं। इसके अलावा भी एक बात और है कि अगर घर में कोई मेहमान आते हैं या कोई लोग आते हैं और उस समय में आपका रूटीन ब्रेक होता है, तो उस समय भी आपको घबराना नहीं है। ये सोचना है कि ये रूटीन ब्रेक भी जो है बच्चे की आदतों में शामिल होता चला जाएगा कि ज़रूरी नहीं है कि हम रोज़ इसी रूटीन पे काम कर रहे हैं, तो हमें इसी रूटीन पे काम करना है। हो सकता है कभी-कभी रूटीन में चेंजेस भी आएँगे, तो ये भी बच्चे के लिए अच्छा ही साबित होगा आगे चल के, क्योंकि हमारे बच्चों में फिक्सेशन की बहुत प्रॉब्लम होती है। अगर हमने उन्हें एक रूटीन बना के दे दिया है, तो धीरे-धीरे वो उसी रूटीन के हिसाब से ही सिर्फ चलना चाहते हैं। बाद में हमें उस रूटीन को भी ब्रेक करना होता है। तो अगर कभी ऐसा होता है कि आपके घर में मेहमान आ गए या फिर कोई सदस्य बीमार पड़ गया, कुछ ऐसी घटनाएँ हो जाएँ कि आप नहीं अभी बच्चे पे ध्यान दे पा रही हैं, तो उस समय भी आपको झुँझलाहट नहीं होनी चाहिए। अगर ये 1-2 दिन का क्रम है, तो वो 1-2 दिन के बाद फिर चीज़ें सामान्य होंगी, आप फिर से अपने बच्चे पे काम करेंगे। तो इस तरह से आप जभी भी घर में स्पीच थेरेपी शुरू करते हैं, तो आपको अपने आप को भी फ्लेक्सिबल बना के चलना है कि ठीक है, घर में अगर सिचुएशन ऐसी है, तो हमें थोड़े ब्रेक लेनी पड़ेगी। और इससे आपके बच्चे में भी फ्लेक्सिबिलिटी आती है कि आज इस समय में मेरा पढ़ने का समय था, लेकिन अभी मैं पढ़ने नहीं बैठा हूँ, शायद कोई और बात होगी। तो आशा करती हूँ कि आप समझ पा रहे होंगे कि स्पीच थेरेपी अगर आप घर में करना शुरू कर रहे हैं, तो उसके लिए किन-किन बातों का आपको ध्यान रखना है। घर पे स्पीच थेरेपी कराना कोई बड़ी बात नहीं है, बस आप एक सिस्टमैटिक वे में अपने बच्चे पे काम कीजिए। धीरे-धीरे ही सही, लेकिन सफलता ज़रूर मिलेगी।
So thank you so much for joining and thank you so much for watching my channel. Please like and subscribe my channel to get all the updates. मिलती हूँ अगले एपिसोड में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ. थैंक यू.